प्रिय प्रशिक्षु, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि ऑनलाइन में आपको जो है विभिन्न विषयों को बताया जा रहा है, आप लोग जो है उसको देख रहे हैं। जो अगर आपको विषयों में समस्या हो रही है उसको संबंधित शिक्षक से आप संपर्क कर सकते हैं, या जो है आप जो है किसी भी माध्यम से जो आपके पास सुविधाएं हो उससे जो है उस समस्या का निराकरण भी कर सकते हैं। आइए आज जो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को जो है हम प्रशिक्षण देंगे, जिसमें जो है हमारा सब्जेक्ट होगा जो सिद्धांत का पेपर हमारा चल रहा है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणितीय क्षमता का विकास। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित। जैसे देखिए इस पेपर के पूरे नाम के संदर्भ में हम आप लोगों को बता चुके हैं, क्योंकि इस पेपर का नाम जो है बहुत बड़ा है, इसलिए इसको जो है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित 60 में कह दिया जाता है, क्योंकि जो है इसमें आधा हिस्सा जो है वो भाषा हिंदी का है और आधा हिस्सा हमारा जो है गणित का है। ठीक है, लेकिन इसका नाम आप लोगों को पूरा जो है कई बार बताया जा चुका है कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधों क्षमताओं का विकास, ये पेपर का पूरा नाम है। कहीं आप लोग भ्रमित ना हो कि ये पेपर जो है इस नाम से ही है, ऐसा नहीं। नाम उसका आज भी जो है वही है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधों क्षमताओं का विकास, ये हमारे पेपर का नाम है। इस चीज को आप लोग जानते रहिए, ऐसा ना हो कि आप लोग जो है उस पेपर के नाम को ही विचलित हो जाए, पेपर के नाम से ही विचलित हो, ऐसा नहीं। पेपर का नाम का वही है, बस ये है कि थोड़ा सा इसको स्लाइड में आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित कह दिया जाता है कि आप जो है समझ सकें। ठीक है, तो जैसे हम आपको टॉपिक हमारा जो पहले था वह था भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखिए भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो हम आप लोगों को बताए उसमें जो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया, उसके बाद जो है आपको संगीत का सिद्धांत बताया गया, संगीत का सिद्धांत बताया गया, मनोभाव अभिव्यक्ति सिद्धांत बताया गया, उसके साथ साथ आपको जो है श्रम ध्वनि मूलक सिद्धांत बताया गया। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वह टॉपिक जिसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना अध्ययन करना है या जानना है वह हमारा है जो है वो रणन सिद्धांत। नया सिद्धांत है हमारा, यह जो है वो रणन सिद्धांत है। ठीक है, टॉपिक हमारा है रणन सिद्धांत। देखिए आप लोगों को क्या करना है कि ये सिद्धांत समझने के लिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को अभी तक सारे सिद्धांत बताए गए हैं वह सिद्धांत कहीं न कहीं आपके व्यवहार से जुड़े हुए थे। आपको व्यवहार से क्योंकि जोड़ दिया गया था, इसलिए वो सारे सिद्धांत आपको सरल लग रहे थे। ये थोड़ा सा जो हमारा सिद्धांत है वह जो है थोड़ा सा अलग है, इसलिए एक एक बिंदु को आप देखते रहेंगे क्रम से, तभी आपको यह सिद्धांत समझ में आएगा। अगर इस सिद्धांत में आप थोड़ा सा भी इधर उधर मस्तिष्क करेंगे, ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है वो आगे के पार्ट को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। आइए देखते हैं। तो इसे जो है डिगडिगवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको जो है डिगडिगवाद सिद्धांत, डिगडिगवाद कहा जाता है, या जो है इसी को डिड भी कहा जाता है। डिड कहीं कहीं पे आप लिखा पाते होंगे डिगडिगवाद। ठीक है, ये है तो डिगडिगवाद या डिगडिग सिद्धांत या डिगडिगवाद या जो है रणन सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक इस सिद्धांत के हम पहले देख लें, वो कौन है? प्लेटो। प्लेटो को
इस सिद्धांत का प्रवर्तक। प्रकृति, क्योंकि ये सिद्धांत हमारा जो है वो प्रकृति के नियमों से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है इस प्रकार इस सिद्धांत को प्लेटो जो है प्रवर्तक थे इस सिद्धांत के। और सिद्धांत रूप में जो इसको वर्णित किया है वह जो है मैक्स मूलर, सिद्धांत जो बनाए हैं, सिद्धांत जो दिए हैं वह जो है वो मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर जो सिद्धांत दिए हैं वही सिद्धांत जो है ये जो डिग्डिगवाद या डिग्डिगवाद जो है कहा गया है, ये जो है उपहास स्वरूप इसको कहेंगे, इसका उपहास है। ठीक है, उपहास किसके द्वारा किया गया था? ये जो है मैक्स मूलर के द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार से कह लीजिए प्रवर्तक हमारे जो है वो प्लेटो है इस सिद्धांत के, और सिद्धांत को जो देने वाले हैं वह मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर ने ही ये डिग्डिगवाद उपहास के रूप में जो है इसको कहा था, हंसी उड़ाया था, उपहास किया था। आइए हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में है, तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपाद्य है, ठीक है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपाद्य है वह क्या है उसको देखिए। प्रतिपाद्य जो हमारा है वह है कि शब्द और अर्थ में एक स्वाभाविक संबंध है, और जो है यहाँ शब्द ध्वनि जो है हमारा वह जो स्वाभाविक संबंध है, यहाँ पर अगर हम देखें जो शब्द अर्थ के स्वाभाविक संबंध की बात की गई है वह जो है शब्द ध्वनि अथवा जो है रणन का द्योतक। यही जो शब्द अर्थ जो कहा गया है कि ये शब्द अर्थ एक स्वाभाविक संबंध है, इसी को जो है शब्द ध्वनि अथवा जो है क्या कहा गया है, रणन का द्योतक कहा गया है। ठीक है, द्योतक कहा गया है। तो आइए देखिए, यह जो है एक प्राकृतिक नियम है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है तब उससे एक विशिष्ट ध्वनि निकलती है। ऐसे भी आप जान लीजिए कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से, आप प्रयोग करके भी देख लीजिए कि कोई भी वस्तु जब दूसरी वस्तु से टकराती है तो निश्चित रूप से उससे जो है एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। जैसे आप जो उम्मीद किए रहे, जो आप ये मानते रहे कि इन वस्तुओं को टकराने के पश्चात ऐसे ही निकलेगी, तो वह ध्वनि जो है बराबर उस प्रकार से नहीं निकलती, कुछ न कुछ अलग ध्वनियां जो है वो निकलती है। तो इस सिद्धांत की मान्यता क्या थी? तो इस सिद्धांत की जो मान्यता है कि प्रारंभ में मनुष्य के पास कोई भाषा नहीं थी। ये सभी सिद्धांतों में कहा गया कि मनुष्य के पास कोई भाषा नहीं थी। ऐसे भी देखिए कि मनुष्य जो है विचारशील प्राणी ना होकर के कहा गया भावाभिव्यक्त प्राणी है। भाव में जो है आपको इसका सिद्धांत भी पीछे बता चुके हैं। तो इसमें भी यही कहा गया कि इस सिद्धांत की मान्यता यही मानी गई मान्यता थी कि निश्चित रूप से प्रारंभ में मनुष्य के पास कोई भाषा ही नहीं थी। क्या किया? पर उसके पास एक प्रकार की अलग से, जिसको जो है विभाविका शक्ति कहते हैं, विभाविका शक्ति जो थी, तो इसी शक्ति के द्वारा जो उसके पास विशेष शक्ति थी, इस शक्ति के द्वारा उन्होंने जो है जो हमारे पास बाह्य अनुभव थे, जो हम कर करके देख रहे थे उस अनुभव को, तो उस अनुभव के लिए जो है जो शब्द निकलते थे वही हमारे जो है वाचक शब्द बन जाते थे। ठीक है, तो यही से जो है उसकी मान्यता यही थी। मान्यता क्या थी? एक बार हम फिर से देख लें कि मान्यता थी कि प्रारंभ में मनुष्य के पास जो है कोई भाषा ही नहीं थी, और लेकिन उसके पास जो है एक विभाविका शक्ति थी। उस शक्ति के से जो है उन्होंने जो है बाह्य अनुभव के लिए वाचक शब्द जो बन जाते थे वही जो है ये हमारी भाषा की उत्पत्ति में सहायक हो गए। आइए देखिए मैक्स मूलर ने इसके संबंध में कहा, क्या कहा है? क्योंकि मैक्स मूलर ही इस सिद्धांत के जन्मदाता है ना, इसे सिद्धांत के रूप में दिया है। तो हम मैक्स मूलर को देखते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार हम देखते हैं मैक्स मूलर ने क्या किया, क्योंकि इस सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में है। तो प्रवर्तक हमारे प्लेटो हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। दो प्रश्न बनता है, एक जो है रणन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है और रण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। तो रण सिद्धांत के जन्मदाता का जब आएगा तो मैक्स मूलर है, और रण सिद्धांत के जो हमारे प्रवर्तक आएंगे तो वह कौन है? प्लेटो है। ठीक है, तो आइए जो है मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत के बारे में क्या कहा। तो मैक्स मूलर ने कहा इस सिद्धांत के बारे में कि एक विश्वव्यापी नियम है। मैक्स मूलर ने यही कहा
कि एक विश्वव्यापी नियम है। क्या नियम है? कि आघात होने पर किसी भी वस्तु को अगर उसकी मूल अवस्था से अलग किया जाता है, उसको मूल अवस्था से तोड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक वस्तु से जो है ध्वनि निकलती है। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी मूल वस्तु को अगर उसको तोड़ करके दो भागों में किया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक वस्तु से जो है एक अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। इस प्रकार की अपनी एक विशिष्ट ध्वनि होती है। हमारी बात समझिए, फिर मैक्स मूलर ने यही कहा कि यह जो है विश्वव्यापी नियम है, कोई ये चुराने की बात नहीं है कि यह जो है चुराया जा सकता है या जो है छिपाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह विश्वव्यापी नियम है कि जब भी जो है किसी वस्तु को दो भागों में तोड़ा जाएगा, दो भागों में जो है अलग किया जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रत्येक वस्तु पर या कह लीजिए उस पर आघात होने से प्रत्येक वस्तु में जो है कुछ विशेष प्रकार की ध्वनि जो है होती है। आइए देखिए इस सिद्धांत को जो ये कहा गया, ये मैक्स मूलर ने कहा, तो इस सिद्धांत को जो है काल्पनिक कहा जा सकता है। इस सिद्धांत को काल्पनिक कहा जा सकता है, विज्ञान के विपरीत, अर्थात विज्ञान में जो है विज्ञान के विपरीत रहस्यात्मक नैसर्गिक शक्ति पर जो है या आश्रित है या आधारित है। और इस सिद्धांत की उपयोगिता को आगे चल करके स्वयं मैक्स मूलर ने जो ये सिद्धांत इन्होंने दिया, स्वयं इस सिद्धांत का खंडन भी जो है मैक्स मूलर ने ही किया और अनुभव किया कि इसका परित्याग किया जाना चाहिए। इसी को जो है हास्य रूप में, उपहास रूप में डिग्डिगवाद जो है इन्होंने उपहासात्मक के रूप में कहा। आइए अगला सिद्धांत हम देखते हैं। तो इसमें रणन सिद्धांत में रणन जो हमारा शब्द है वह जो है आवाज से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए, जो इस सिद्धांत में मैक्स मूलर ने निष्कर्षता कहा, निष्कर्षता ये कहा कि यह एक विश्वव्यापी नियम है कि जब कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था से तोड़ी जाती है, तो निश्चित रूप से उसमें जो है विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि निकलती है। यही ध्वनि हमारी जो है जो विशेष ध्वनि होती है, उसी से हमारी भाषा की उत्पत्ति हो गई। बाद में इस सिद्धांत को मैक्स मूलर ने जो है अस्वीकार कर दिया। यह जो है स्वयं जो है अनुभव किया कि यह ठीक नहीं है। इसी को डिग्डिगवाद या डिग्डी सिद्धांत जो कहा गया है, इसी को उपहासात्मक रूप में जो है मैक्स मूलर ने ही कहा था। आइए अगला सिद्धांत, आठवां सिद्धांत हम देखते हैं। वह हमारा कौन सा सिद्धांत है, चलिए इसको हम अध्ययन करते हैं। वह हमारा धातु सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत भाई हमारा क्या है, इसको भी अध्ययन करें। तो धातु सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह जो है शाक्तायन है। प्रतिपादक कौन है, शाक्तायन। ध्यान रखिए प्रश्न जो है इस तरह से पूछा जाता है ना, कि धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सिद्धांतों से प्रश्न जो है जो पूछे जाते हैं वो प्रतिपादक से ही पूछे जाते हैं। सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, प्रतिपादक कौन है ना, ये प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखिए। जैसे जो है पिछले सिद्धांत में हम आपको बताया, रणन सिद्धांत में प्रवर्तक अरस्तु को बताया, सिद्धांत देने वाले ने बताया मैक्स मूलर को बताया। ऐसे ही जो हमारा धातु सिद्धांत है उसके प्रतिपादक जो है कुछ शाक्तायन है। ठीक है, आइए जो है हम धातु सिद्धांत को, तो जैसे आप ध्यानपूर्वक रणन सिद्धांत को देखे हैं वैसे जो है हम आइए जो है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए और जो है समझिएगा कि धातु सिद्धांत हमारा क्या है। तो धातु सिद्धांत के बारे में देखिए कि भाषा की उत्पत्ति जो हमारी है, भाषा की जो व्युत्पत्ति हुई है, तो भाषा की व्युत्पत्ति विज्ञान का अवलोकन करते समय एक यह नया सिद्धांत है। विज्ञान का जब अवलोकन किया जा रहा था तो भाषा की व्युत्पत्ति के संबंध में देखा गया, तो एक जो है ये नया सिद्धांत उत्पन्न हुआ जिसके अनुसार भाषा की वास्तविक उत्पत्ति का कारण कुछ धातुओं को उन्होंने माना। ठीक है, अब धातु, जैसे धातु लिखा गया तो धातु से तात्पर्य आप ये समझ रहे होंगे कि जैसे हमारी क्या है, सोना है, चांदी है ना, सोना चांदी आज जो हमारी धातुएं प्रकृति में पाई जाती हैं, उन धातुओं से जैसे लोहा लकड़ी जो हमारी और भी धातुएं हैं, उन धातुओं को आप तुरंत आपके मस्तिष्क में बांटा जाती है कि धातु हमारी वही है, सोना चांदी लकड़ी
आदि से। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी ये धातुएं हैं ये नहीं। हमारी तब कौन सी धातुएं हैं? तो हमारी वह धातुएं जितनी हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारी क्रियाएं किया, जैसे हंसना, बोलना, खेलना, पढ़ना, लिखना, देखिए ये भी तो हमारी है क्रिया। आप संस्कृत में जाइए, उसके धातु रूप को देखिए, तो आपको इसके सब के जो है जैसे जो है धातुएं आप प्राप्त करते हैं। तो आप पहला जब धातु कहा जाता है तो आपका मस्तिष्क का सीधा डाइवर्ट हो जाता है सोना, चांदी, लकड़ी आदि जो आपके दिखाई देती है उस पर। लेकिन यहाँ पर जो भाषा की उत्पत्ति की बात की जाती है तो उसमें निश्चित रूप से हम जो है धातु रूप आप पढ़े होंगे, है ना, धातु रूप आप पढ़े होंगे। तो ऐसे ही जैसे कि जितनी हमारी क्रियाएं हैं, लिखना, पढ़ना, जैसे पढ़ना, पढ़ना, लिखना, है ना, तो इस प्रकार से वो जो हमारी धातुएं हैं उनके संबंध की हम बात कर रहे हैं। आप पहले मस्तिष्क से चीजें हटा दीजिए कि ये जो हमारी प्रकृति में दिखाई दे रही है, नहीं, हम भाषा से संबंधित रख रहे हैं तो हम उन धातुओं की बात करते हैं। तो धातुएं अगर हमसे पूछी जाती हैं कि धातुएं कितनी हैं, तो धातुओं के संबंध में हम निकाल सकते हैं कि जो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो सब हमारी धातुएं, है ना। तो आइए, तो पहले तो धातु में आप क्लियर हो गए कि हमारी ये जो दिखाई देती है ये धातुएं नहीं है। तो इन्हीं धातुओं से, जो ये हमारी धातुएं हैं, इन्हीं धातुओं से संपूर्ण ढांचों का निर्माण होगा। अर्थात जो ये हमारी धातुएं हैं, इन्हीं धातुओं से जो है हमारी भाषा की उत्पत्ति हुई है। कि लेकिन किसी भी विख्यात ग्रंथ में इसका जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अर्थात ये कह लीजिए कि कोई ग्रंथ ऐसा हो जो कि ये प्रमाणित करता हो कि निश्चित रूप से जो धातुओं की उत्पत्ति हुई है वह जो है वो भाषा की उत्पत्ति हुई है वह हमारी धातु से हुई। तो ऐसा कहीं पर प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होता है। तो शाक्टायन ने भाषा की उत्पत्ति संबंधी धातु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभी हम आपको बताए। उन्होंने तो शाक्टायन के अनुसार क्या था, शाक्टायन ने जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि उस सिद्धांत को आइए हम देखते हैं। तो शब्दों के विकास क्रिया धातुओं से होता है। जो हमारे शब्द आए हैं, जो विकसित हुए हैं, वह शब्द निश्चित रूप से वह क्रिया धातुओं से ही आए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्युत्पत्तिवादियों ने शब्दों को धातुओं से उत्पन्न माना। इसकी जो उत्पत्ति मानते हैं व्युत्पत्तिवादियों ने, इसको ये माना कि जो ये शब्द उत्पन्न हुए हैं वह सिर्फ और सिर्फ धातुओं से हुए हैं। उनका मत क्या था? उनका मत ये था कि मनुष्य अपने भाव विचारों को आंतरिक भावावेग से प्रेरित होकर कुछ छोटी छोटी ध्वनियों को प्रकट करते थे, और ये छोटी छोटी ध्वनियां, तो ये मनुष्य जो है क्या करते थे, छोटी छोटी ध्वनियों के माध्यम से ही अपने विचारों को प्रकट करते थे। या जो है ये ध्वनियां जो थी, या जो है चिड़ियों की आवाज पर आधारित थी, या हृदय की गूंज के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से। तो ये जो है हमारी धातुएं का, अर्थात ये समझिए कि अगर कभी हमारी उत्पत्ति, अगर हम ये माने कि धातुओं से ही जो है भाषा की उत्पत्ति हुई, तो प्रश्न ये भी उत्पन्न हो जाता है कि हमारी धातुएं कहां से है ना, ये भी प्रश्न हो जाता है। आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर धातुएं से भाषा की उत्पत्ति बताई जाती है तो ये धातुएं कहां से है। तो यही हमने कहा, हमने कहा कि जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वही सब हमारी धातुएं हैं ना, स्पष्ट हुआ होगा। तो उसी के अनुसार उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी ध्वनियां बताई जा रही हैं, जो भावावेश में विचार से जो है व्यक्ति कुछ न कुछ ध्वनियों को निकालता था, वह जो है उन्होंने कहा कि यह ध्वनियां जो है या तो जो है चिड़ियों की आवाज पर आधारित थी, या जो है कह लीजिए कि हृदय की गूंज के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से अपने आप आंतरिक भाव से निकल जाती थी। तो यही सब हमारी जो है वो धातुएं कहलाई। आइए देखिए जो है, तो पश्चिम में इस सिद्धांत का पल्लवन जो है प्रोफेसर हेस के मत के आधार पर, प्रोफेसर हेस के मत के आधार पर, प्रोफेसर हेस के मत के आधार पर मैक्समूलर ने किया। फिर मैक्समूलर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न भाषा परिवारों में जाकर के, जहां पर देखिए कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी,
वहां पर जो है जाकर के 400 या 500 धातु अर्थात क्रियाओं को देखा गया, तो अपने मूल तत्व रूप में कुछ न कुछ वह शेष रह जाता है। अर्थात ये कह लीजिए कि जो आज हम भाषा बोल रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भाषा बोली गई थी उसका कुछ न कुछ शेष रूप जो है आज भी हमको प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी कहा कि जो 400-500 भाषाओं को अध्ययन किया गया, तो उसमें भी देखा गया कि उनके जो है कुछ न कुछ मूल रूप में भाषा जो है अभी पड़ी हुई है। तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये न तो जो है व्यंजक ध्वनियां है और न केवल जो है यह क्या है अनुकरणात्मक शब्द है। उनको क्या कहा कि न तो हम इनको जैसे जो है आप हिंदी में स्वर और व्यंजन दो पढ़े हैं, ठीक है। स्वर भी बताया गया है आपको हिंदी में और व्यंजन भी बताए गए हैं। तो स्वर और व्यंजन जो आपको बताए गए हैं, इसी को उन्होंने मैक्सवेल ने कहा कि जो ध्वनियां जो हमारी मूल रूप में प्राप्त हुई है वह जो है क्या है, वह ना तो जो है व्यंजक ध्वनियां हैं, अर्थात जो व्यंजन हमको बताया गया उनसे संबंधित ध्वनियां हैं, और न वह जो है वह जो है किसी की जो है अन्य ध्वनियां सतह पर अनुकरण से है कि किसी का अनुकरण करके उन शब्दों को ले लिया गया हो, सीख लिया गया हो। तो इस प्रकार से हम उनको जो है वर्णनात्मक शब्दों का ढांचा ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्णनात्मक शब्द का ढांचा हम कहते हैं, तो उसी को हम कहा जा सकता है, या उसको कहते हैं वर्णनात्मक शब्द का एक जो सांचा हमको प्राप्त हुआ, उसी से हमारा भाषा का विकास हुआ। अब देखिए प्लेटो ने इसके संबंध में क्या कहा है। प्लेटो के अनुसार अगर हम देखें इस सिद्धांत के बारे में, उन्होंने कहा धातुएं जो है क्या है स्वभाव से विद्यमान रहती है। धातुएं जो है वह स्वभाव से ही विद्यमान रहती हैं, और प्लेटो ने इस स्वभाव का अभिप्राय ईश्वरीय शक्ति से माना। अर्थात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा स्वभाव है उसमें जो है निश्चित रूप से धातुएं, अर्थात जो हम क्रिया करते हैं, कह लीजिए जो क्रिया हम करते हैं वह हमारे स्वभाव में विद्यमान रहती है। और उसका अभिप्राय किसको उन्होंने दिया, उसका अभिप्राय उन्होंने दिया कि यह निश्चित रूप से इसका अभिप्राय यह है कि यह जो है ईश्वरीय शक्ति उसमें है। अर्थात ये सिद्धांत हमारा धातु का सिद्धांत किसके ऊपर जाता है, वह लगभग चला जाता है हमारे दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत से, ठीक है। तो सभी शब्द उन्होंने कहा कि सभी शब्द जो है, जैसे उसकी आलोचना में कहा गया कि सभी शब्द जो है क्रियामूलक धातुएं से जो है वो नहीं बने होते, ठीक है, और कुछ सीमा तक ही इस सिद्धांत को जो है वो स्वीकार किया जा सकता है, पूर्ण रूप से इस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आइए हम अगर एक सिद्धांत और देख लेते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत थोड़े से कठिन है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही आप अध्ययन करें जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये एक सिद्धांत आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, आपको सुनने से हंसी आ जाती है। टाटा सिद्धांत, टाटा सिद्धांत। इस सिद्धांत को बता करके उसके बाद अगला वीडियो आपको हम देंगे, तो आप 3 सिद्धांत आज जो पढ़ लेंगे। टाटा सिद्धांत देखिए क्या है, तो इस सिद्धांत जो टाटा सिद्धांत है हमारा, इस सिद्धांत को जो है के अनुसार आरंभ में आदिम जाति के लोग काम करते थे। आदिम जो आदि मानव वो जो काम करते थे, तो जाने अनजाने वह ऐसे ही वो समझ नहीं पाते थे और कुछ न कुछ जो है उच्चारण अवयवों का करते रहते थे। तो ये जो गति अनुकरण करता था, यही जो ये लोग जो है जाने अनजाने में शब्दों को निकालते थे, इसी का जो है अनुकरण जो है कर लेते थे। और इस अनुकरण में कुछ क्या होती थी, ध्वनियां और ध्वन सहयोगी शब्दों से उच्चारण हो जाया करता था। अर्थात जैसे जो है किसी की विस्तार में देखें कि जैसे किसी की आवाज को आप सुनते हैं, जैसे आप देखते हैं कहते हैं कि किसी की आवाज को हूबहू हम जो है वो बोल सकते हैं, उतार सकते हैं। तो देखिए जब व्यक्ति जो है उसकी आवाज का अनुकरण करता है, उसकी नकल करता है, तो कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन अवश्य होगा। सेम टू सेम आप नहीं कर सकते हैं, कुछ न कुछ उसको अलग हो ही जाता है। तो उसी को इन्होंने कहा कि ध्वनि संयोगों से शब्दों का उच्चारण हो जाया करता था, जिसमें कुछ न कुछ जो है अलग हो जाया करता था। इन्हीं ध्वनियों व शब्दों से धीरे धीरे जो है वो भाषा का विकास हो गया,
ठीक है क्या, कि जैसे हम आपकी नकल करना आवाज की चाहे तो जो हम अनुकरण किए पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया। जब परिवर्तन हो गया तो हम लोग क्या किए, वही जो परिवर्तन हुआ हम कुछ न कुछ नए रूपों में देने लगे। या छोटे बच्चों से देखिए, किसी शब्द का आप उच्चारण कराते हैं, शुरुआत में बच्चे तुतलाते हैं, जब तुतलाते हैं तो क्या करते हैं, सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो वो सही शब्द को जो है उच्चारित न करके कुछ दूसरे शब्द को कहते हैं। जब दूसरे शब्द को कहते हैं तो एक नए शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि अनुकरण करते करते कुछ न कुछ नए शब्दों को जन्म दिया गया। यह न्यूनतम इंगित सिद्धांत पूर्व सिद्धांत का जो है वो स्वरूप सिद्धांत है। तो यही हमारा जो है ये टाटा का सिद्धांत है। अगला हम आपको जो है वो निर्णय का सिद्धांत बताएंगे। तो आज आपने जाना जो है वह कौन कौन से सिद्धांत, वह जो है आपने जाना धातु का सिद्धांत, रलन सिद्धांत, उसके बाद टाटा का सिद्धांत। इतना आप अध्ययन करिए, जो भी आपको समस्या हो संपर्क करिए। धन्यवाद।